नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश विश्वकर्मा आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल हिंदी अनमोल ऑनलाइन पर। दोस्तों, हम लोग हिंदी साहित्य के इतिहास में नई कविता देख रहे थे और नई कविता के जनक को देख लिया था, नई कविता आंदोलन को देख लिया था, उसके साथ साथ नई कविता के विशेष तत्व को हमने देख लिया था। अब आइए देखते हैं नई कविता की जो विशेषताएं हैं, नई कविता की प्रवृत्तियां हैं, उनको देखते हैं। कल की क्लास में हमने नकेनवाद को देखा था, नकेनवाद के साथ साथ नव प्रगतिशील कविता को देखा था और उसी के साथ साथ हमने क्या देखा था, हमने देखा था बीट कविता। आज जो हम लोग देखेंगे नई कविता के अंतर्गत, जब हम लोग देख रहे थे उस समय हमने क्या देखा, नई कविता के बारे में देखा था परिभाषा के साथ साथ नई कविता का इतिहास देखा। नई कविता इतिहास के बाद हमने नई कविता के विशेष तत्व को देखा था। नई कविता के विशेष तत्व को देखने के बाद हम फिर नकेनवाद और बेट कविता, नव प्रगतिशील कविता को देख लिए थे। अब आइए देखते हैं नई कविता की विशेषताएं और नई कविता के जो कवि हैं उनके बारे में। तो आज की क्लास संख्या 58 है। इसके पहले 57 क्लास हो चुकी है आधुनिक काल की। आज हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, नई कविता की विशेषताएं। नई कविता की विशेषताएं। या आप लोग कर सकते हैं इसको प्रवृत्तियां। क्या कह सकते हैं? प्रवृत्तियां। नई कविता की विशेषताएं या प्रवृत्तियां। तो सबसे पहले आप लोग लिखिए ईश्वर के प्रति अनास्था। नंबर 1, ईश्वर के प्रति अनास्था। अस्तित्ववादी दर्शन में आस्था। अस्तित्ववादी दर्शन में आस्था। नारी महिमा का वर्णन, और इसकी विशेषता क्या थी? नारी महिमा का वर्णन। क्षण का समर्थन, क्षण का समर्थन मतलब जो वर्तमान में चल रहा था उसका समर्थन। लघु मानव को महत्व, लघु मानव को महत्व। नवीन भाषा भाव एवं प्रतीक विधान, नवीन भाषा भाव एवं प्रतीक विधान। निराशा एवं कुंठा, उस समय के काव्य में क्या देखने को मिलता है? निराशा एवं कुंठा भी देखने को मिलता है।
ये किसकी विशेषताएं हैं? नई कविता की विशेषताएं। ईश्वर के प्रति अनास्था देखने को मिलती है नई कविता में। अस्तित्ववादी दर्शन में आस्था, नारी महिमा का वर्णन, क्षण का समर्थन, लघु मानव को महत्व, नवीन भाषा भाव एवं प्रतीक विधान। निराशा एवं कुंठा भी देखने को मिलती है नई कविता के अंतर्गत। अहम का विसर्जन, अहम का विसर्जन, बौद्धिक यथार्थवाद, बौद्धिक यथार्थवाद। और इसकी विशेषता क्या है? सहज भाषा, सहज भाषा मतलब उस समय जो किसानों मजदूरों की बोलियां थी उसमें भी काव्य लिखे जा रहे थे, तो इसकी विशेषता में क्या आएगा? सहज भाषा। और इसकी विशेषता क्या हो सकती है? काव्य में लय पर बल, काव्य में लय पर बल, काव्य में लय पर बल। और आपसे अगर सीधे सीधे पूछ लिया जाए कि किस कविता में लय पर विशेष बल दिया जाता था, और ऑप्शन में आपके नई कविता के अंतर्गत जो विचारधाराएं चल रही थी या जो उसके साथ विचारधाराएं चल रही थी उन्हीं को ऑप्शन में रखा जाए। नई कविता, प्रपद्यवाद, शाकोत्तरी कविता, समकालीन कविता, ऐसे अगर ऑप्शन में आता है तो आपको काव्य में लय पर बल किसमें दिया गया था? प्रपद्यवाद में या नकेनवाद में। ठीक है दोस्तों, ये रही नई कविता की विशेषताएं, आप लोग नोट कर लीजिए। विशेषताएं क्या क्या हैं आइए एक बार हम लोग देख लेते हैं। ईश्वर के प्रति अनास्था, मतलब ईश्वर के प्रति आस्था नहीं थी। अस्तित्ववादी दर्शन में आस्था थी उनकी। नारी महिमा का वर्णन देखने को मिलता है नई कविता में। क्षण का समर्थन देखने को मिलता है। लघु मानव को महत्व, दलित, कमजोर, निचले वर्ग के मनुष्यों को ज्यादा महत्व दिया गया है। लघु मानव को महत्व, नवीन भाषा भाव एवं प्रतीक विधान का प्रयोग हुआ है नई कविता में। निराशा एवं कुंठा देखने को मिलती है नई कविता के अंतर्गत। अहम का विसर्जन किया गया है। बौद्धिक यथार्थवाद दिखाई पड़ता है। सहज भाषा दिखाई पड़ती है। काव्य में लय पर बल दिया गया है। काव्य में लय पर बल दिया गया है। सहज भाषा का मतलब ये हुआ कि जो उस समय की बोलचाल की भाषा थी उसी भाषा पर विशेष बल दिया गया है। आप लोग लिख लीजिए, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। चलो आइए देखते हैं आज के कवि जो हैं, एक एक कवि को देखेंगे नई कविता के अंतर्गत जो कवि है। तो सबसे पहले हम देखेंगे किसको? गिरजा कुमार माथुर को। गिरजा कुमार माथुर, अगर जन्म की बात करें तो इनका जन्म 1919 ईस्वी अशोक नगर गुना। जन्म की बात करें तो जन्म 1919 ईस्वी अशोक नगर गुना मध्य प्रदेश। और निधन कब हुआ था? 1994।
निधन की बात की जाए तो इनका निधन हुआ था 1994। उपनाम गांधीवादी कवि। उपनाम की बात की जाए तो उपनाम क्या है? उपनाम, इनको गांधीवादी का कवि कहा जाता है। लिख लीजिए गांधीवादी कवि। और इनको उत्सव का कवि कहा गया है। उत्सव का कवि। गांधीवादी कवि, उत्सव का कवि किसको कहा गया है? गिरजा कुमार माथुर को कहा गया है। तार सप्तक 1943 में। तार सप्तक का मतलब प्रथम तार सप्तक। तार सप्तक 1943 में। तार सप्तक 1943 में। प्रथम तार सप्तक कब आया था? 1943 में आया था, इसीलिए लिखा जा रहा है तार सप्तक 1943 में। इनकी 19 कविताएं संकलित हैं। इनकी 19 कविताएं संकलित हैं। अगर आपसे ये पूछे कि तार सप्तक में गिरजा कुमार माथुर की कितनी कविताएं संकलित हैं, तो कितनी कविताएं संकलित हैं? 19 कविताएं संकलित हैं। इतना एक बार फिर देख लेते हैं। गिरजा कुमार माथुर के बारे में हम देख रहे हैं। जन्म की बात करें तो जन्म हुआ था 1919 ईस्वी, अशोकनगर, गुना, मध्य प्रदेश में। निधन कब हुआ? 1994 ईस्वी। उपनाम गांधीवादी कवि और उत्सव का कवि किसको कहा जाता है? गिरजा कुमार माथुर को। और तार सप्तक 1943 में इनकी कितनी कविताएं संकलित है? 19 कविताएं संकलित है। तो आप लोग इतना लिखिए। आइए देखते हैं प्रथम कविता इनकी कौन सी है। प्रथम कविता, प्रथम कविता है इनकी बुद्धि, 1936। बुद्धि 1936 ईस्वी। काव्य संग्रह की बात करें तो काव्य संग्रह कौन कौन सा है? काव्य संग्रह, इनका काव्य संग्रह है मंजीर, और ये कब है? 1941 में। 1941 में मंजीर है। इसकी भूमिका निराला ने लिखी थी। इसकी भूमिका, रचना का नाम नहीं है, मंजीर के अंतर्गत लिख रहे हैं। इसकी भूमिका किसने लिखी थी? निराला। इसकी भूमिका निराला जी ने लिखी थी। जी ने लिखी थी। मंजीर पहला काव्य संकलन है। किसका? गिरजा कुमार माथुर का। लिख लीजिए मंजीर पहला काव्य संकलन है। मंजीर पहला काव्य संकलन। इसमें प्रेम सौंदर्य लिप्सा, इसमें प्रेम सौंदर्य, इसमें प्रेम सौंदर्य लिप्सा,
संवेदनापरक कविताएं हैं। संवेदनापरक कविताएं हैं। छायावादी शैली की कविताएं। और ये कविताएं किस प्रकार की हैं? छायावादी शैली की कविताएं। चलो इतना आप लिख लीजिए, छायावादी शैली की कविताएं मत लिखिए। हम देख रहे हैं गिरिजा कुमार माथुर को। जन्म की बात करें तो 1919 ईस्वी, अशोकनगर, गुना, मध्य प्रदेश। निधन 1994। उपनाम की बात करें तो गांधीवादी कवि, उत्सव का कवि। तार सप्तक 1943 में 19 कविताएं संकलित हैं। इसके बाद प्रथम कविता की बात करें तो बुद्धि है 1936 में। काव्य संग्रह की बात करें तो मंजीर हमने पहला काव्य संग्रह देखा 1941 में। इसकी भूमिका निराला जी ने लिखी थी। मंजीर पहला काव्य संकलन है। इसमें प्रेम, सौंदर्य, लिप्सा, संवेदना परक कविताएं हैं। अब आइए अगला काव्य संकलन देखते हैं। चलो ये 1 नंबर इसको डाल देते हैं। ये दूसरा नाश और निर्माण 1946 में। नाश और निर्माण कब है? 1946 में। अगला लिखिए 3 नंबर। धूप के धान 1955 में। धूप के धान और ये कब है? 1955 में। चार नंबर शिला पंख चमकीले 1961 में। शिला पंख चमकीले कब है? 1961 में। भीतरी नदी की यात्रा 5 नंबर पर। भीतरी नदी की यात्रा। भीतरी नदी की यात्रा और ये कब है? ये है 1975 में। साक्षी रहे वर्तमान 1976 में। साक्षी रहे वर्तमान कब है? 1976 में। मैं वक्त के सामने हूं 1990 में। मैं वक्त के सामने हूं। मैं वक्त के सामने हूं और इसका समय क्या है? 1990। 1990 इस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ब्रैकेट में लिख लीजिए 1991 में साहित्य अकादमी पुरस्कार।
मुझे और अभी कहना है 1991 में। मुझे और अभी कहना है। मुझे और अभी कहना है 1991। ये सारे काव्य संकलन किसके हैं? ये सारे काव्य संकलन हैं गिरजा कुमार माथुर के। आइए एक बार देखते हैं हम इनको, गिरजा कुमार माथुर के बारे में जानते हैं। चलो एक रचना वैसे लिख लीजिए, मशीन का पुर्जा बहुत पूछी जाती है। मशीन का पुर्जा, ये भी इनकी कविता है, मशीन का पुर्जा। मशीन का पुर्जा। गिरजा कुमार माथुर के बारे में अगर बात की जाए जन्म की, तो जन्म इनका 1919 ईस्वी, अशोकनगर गुना मध्य प्रदेश। निधन 1994 ईस्वी। उपनाम गांधीवादी कवि और उत्सव का कवि इनको कहा जाता है। 4 सप्तक 1943 में 19 कविताएं इनकी संकलित हैं। प्रथम कविता की बात करें तो प्रथम कविता बुद्धि है 1936 में। उसके बाद काव्य संग्रह की बात करें तो मंजीर है इनका पहला काव्य संग्रह 1941 में। इसकी भूमिका निराला जी ने लिखी थी और इसमें प्रेम, सौंदर्य, लिप्सा, संवेदना परक कविताएं संकलित है। नाथ और निर्माण 1946 में। धूप के धान 1955 में। शिला पंख चमकीले 1961 में। भीतरी नदी की यात्रा 1975 में। साक्षी रहे वर्तमान 1976 में। मैं वक्त के सामने हूँ 1990 में। और मैं वक्त के सामने हूँ नामक रचना पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और समय क्या था 1991 में। मुझे और अभी कहना है 1991 में, मशीन का पुर्जा। खंड काव्य की बात करें तो इनका खंड काव्य कौन सा है? खंड काव्य, इनका खंड काव्य है पृथ्वी कल्प। पृथ्वी कल्प और इसका समय है 1952। 1952। असिद्ध की व्यथा 1954 में। असिद्ध की व्यथा की व्यथा कब है? 1954 में। चलिए मित्रों, आप लोग पहले इतना लिख लीजिए, उसके बाद फिर हम अगले पेज पे और रचनाओं को देखेंगे। आज की क्लास में हम किसको देख रहे हैं? गिरजा कुमार माथुर को देख रहे हैं। जन्म की बात करें तो 1919 ईस्वी। याद करने का एक आसान तरीका है, एक बार तो आप लोग वीडियो देखकर लिखते ही होंगे, एक बार आप लोग लिख लिए, आप लोग उसको अच्छे से पढ़ लो और रट लो। उसके बाद वीडियो को चला दो, वीडियो को सुनते रहो और मेरे साथ प्रयास करो कि जो शब्द बोल रहे हैं उसके पहले अपना उत्तर बोल लो। ठीक, जैसे मैंने कहा गिरजा कुमार माथुर का जन्म, तो आप लोग तुरंत 1919 अशोकनगर गुना मध्य प्रदेश अपने मन में खुद रिवीजन कर लो। उसके साथ साथ इनके प्रथम कविता क्या है, काव्य संकलन क्या है, कहानी क्या है, सारी चीजें आप लोग आगे करते चले जाइए, वीडियो को सुनते रहिए। ठीक, गिरजा कुमार माथुर जन्म 1919 ईस्वी, अशोकनगर गुना मध्य प्रदेश। निधन 1994। उपनाम गांधीवादी कवि, उत्सव का कवि। 4 सप्तक 1943 में इनकी 19 कविताएं संकलित हैं। प्रथम कविता बुद्धि। काव्य संग्रह की बात करें तो मंजीर 1941 में। इसकी भूमिका निराला जी ने लिखी थी। मंजीर पहला काव्य संकलन है, इसमें प्रेम, सौंदर्य, लिप्सा, संवेदना परक कविताएं हैं।
नासाव निर्माण 1946 में, धूप के धान 1955 में, शिला पंख चमकीले 1961 में, भीतरी नदी की यात्रा 1975 में, साक्षी रहे वर्तमान 1976 में, मैं वक्त के सामने हूँ 1990 में, मुझे और अभी कहना है 1991, मशीन का पुर्जा। खंड काव्य की बात करें तो पृथ्वी कल 1952 में, असिद्ध की व्यथा 1954 में। इतना आप लोगों ने लिख लिया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं गिरजा कुमार माथुर का नाटक कहानी कल संडे है, कल मेरी छुट्टी रहेगी, आप लोगों की छुट्टी नहीं रहेगी। आप लोगों को जो लिखाया जा रहा है इसको याद करना है, इसको और प्रयोगवाद का रिवीजन करना है, नई कविता की कवियों को आपको रटना है। ठीक, छुट्टी केवल मेरी रहेगी, आप लोगों की छुट्टी नहीं होगी। नाटक की बात करें तो नाटक जन्म कैद 1958। नाटक कौन सा है इनका? जन्म कैद 1958 में। जन्म कैद कब है? 1958। 7 नाटकों का संग्रह है। 7 नाटकों का संग्रह। गिरजा कुमार माथुर का नाटक कौन सा है? जन्म कैद। कब है? 1958 में। कितने नाटकों का संग्रह है? 7 नाटकों का संग्रह है। कहानियां, कहानियां कौन कौन सी हैं इनकी? लक्ष्मण, गुंडा, रहस्य। लक्ष्मण, गुंडा, लक्ष्मण, गुंडा, रहस्य। अनूदित रचनाएं। अनूदित रचनाएं। अंग्रेजी भाषा के प्रसिद्ध गीत। अंग्रेजी भाषा के प्रसिद्ध गीत। प्रसिद्ध गीत। बी सेल ओवरकम। बी सेल ओवरकम का हम होंगे कामयाब। का हम होंगे कामयाब। हम होंगे कामयाब नाम से हिंदी में अनुवाद किया। नाम से हिंदी में
अनुवाद किया। कल संडे है, कल छुट्टी करेंगे और पेन की इंक भी खत्म हो गई है, हमें लाना है, तो कल क्लास नहीं हो पाएगी। अब क्लास होगी सोमवार को, ठीक है। अनुदित रचनाएं, अंग्रेजी भाषा के प्रसिद्ध गीत बी सेल ओवरकम का हम होंगे कामयाब नाम से हिंदी में अनुवाद किया। अगर आपसे ये पूछ ले हम होंगे कामयाब किसकी रचना है, तो किसकी बताना है? गिरजा कुमार माथुर की रचना बताना है, ठीक। चर्चित कविताएं, आइए देख लेते हैं कि चर्चित कविताएं। चर्चित कविताएं, छाया मत छूना मन, छाया मत छूना, छाया मत छूना मन, और इनकी बहुत प्रसिद्ध कविता है और इसका समय 1939 1939। और बुद्ध है, हत्या है, बुद्ध हत्या, नई रोशनी, नई रोशनी, ये इनकी चर्चित कविताएं हैं। कौन कौन सी? छाया मत छूना, दोस्तों छाया मत छूना कविता इनकी बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग याद रखना इस कविता को। इसके अलावा बुद्ध हत्या, नई रोशनी, इनकी चर्चित कविताएं। इन्होंने गगनांचल, इन्होंने गगनांचल नामक पत्रिका का संपादन भी किया। गगनांचल नामक पत्रिका का संपादन भी किया। ये आकाशवाणी एवं दूरदर्शन के, ये आकाशवाणी एवं दूरदर्शन के ये आकाशवाणी एवं दूरदर्शन के उप महानिदेशक भी रहे। उप महानिदेशक भी रहे। बस इतना पर्याप्त है किसके बारे में? गिरजा कुमार माथुर के बारे में। आइए दोस्तों एक बार साथ साथ दोहरा लेते हैं शुरू से गिरजा कुमार माथुर को। अगर जन्म की बात करें तो इनका जन्म कब हुआ था? 1919 ईस्वी, अशोकनगर, गुना, मध्य प्रदेश। निधन 1994 ईस्वी। उपनाम गांधीवादी कवि, उत्सव का कवि, इसका उपनाम है गिरजा कुमार माथुर। तार सप्तक 1943 में इनकी 19 कविताएं संकलित हैं। प्रथम कविता कौन सी है? बुद्धि है। काव्य संग्रह कौन कौन सा है? मंजीर है, नाश और निर्माण है, धूप के धान है, शिलापंख चमकीले है, भीतरी नदी की यात्रा है, साक्षी रहे वर्तमान, मैं वक्त के सामने हूँ, मुझे और अभी कहना है, मशीन का पुर्जा। खंड काव्य की बात करें तो कौन सा है इनका? पृथ्वी कल्प है, असिद्ध की व्यथा है। नाटक की बात करें तो जन्म कैद कितने नाटकों का संग्रह है? 7 नाटकों का संग्रह है। कहानियां कौन कौन सी हैं? कहानियां हैं लक्ष्मण, गुंडा, रहस्य।
अनुदित रचना बी सेल ओवरकम का हिंदी अनुवाद किया है। अंग्रेजी की प्रसिद्ध कविता बी सेल ओवरकम का हिंदी में अनुवाद किया किस नाम से? हम होंगे कामयाब नाम से हिंदी में अनुवाद किया। उसके बाद इनकी चर्चित कविताएं छाया मत छूना मन 1939 में, उसके अलावा बुद्ध हत्या नई रोशनी। इन्होंने गगनांचल नामक पत्रिका का संपादन भी किया है और ये आकाशवाणी और दूरदर्शन के उपनिदेशक भी रहे हैं। इतना आप लोग लिख लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलो ठीक है दोस्तों, आज की क्लास बस इतनी ही। आप लोग जितना लिखाया गया है उसको अच्छे से याद कर लीजिए। कल मेरी छुट्टी रहेगी, आप लोगों की छुट्टी नहीं होगी। आप लोगों को काम है याद करना, आप लोग याद कर ही लीजिएगा। अब आज की क्लास यहीं पर समाप्त कर लेते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में। किसी प्रकार की जल्दबाजी नहीं दिखाएंगे क्योंकि हम लोग समय से अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए, समय से हम लोग अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन बना लेंगे। इतना याद रखिएगा कि अगर आपको एक कवि पढ़ाया जा रहा है तो आप एक कवि उसको तो जरूर याद कर लीजिए जो आपको पढ़ाया जा रहा है। इसके साथ साथ पीछे का भी आप लोग रिवीजन करते रहिए। आदिकाल है, भक्तिकाल है, रीतिकाल है, आधुनिक काल है, रिवीजन करते रहिए। और रिवीजन के साथ साथ तमाम यूट्यूब पर प्रश्नोत्तरी कराई जा रही है, उस प्रश्नोत्तरी को भी देखिए। और एक आध दो बुक्स वगैरह जो प्रश्नोत्तरी की है जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए गए हैं, पूछे गए हैं, आप उसको लेकर के हल करिए। आपको किसी किताब की पढ़ने की जरूरत नहीं, केवल आप लोग प्रश्नों को हल करिए बस। इसके अलावा और कोई किताब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।